सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जनरल कंपटीशन और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, जनरल कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। इससे रिलेटेड हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब छाटा हुआ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो खैर ये वीडियो एक पहली वीडियो है हमारी प्राचीन भारत की। मैं इससे रिलेटेड 4-5 वीडियो लाऊंगा जिसमें कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। खैर ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि आप अगर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, जेएसएससी, रेलवे किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तमसो मा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? आपके ऑप्शन है छांदोग्य, मांडुक्य, मुकडक, बृहदारण्यक। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बृहदारण्यक से लिया गया है ये तमसो मा ज्योतिर्गमय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजा ने शक, अवन, पल्लव, निदुसन और त्रिसमुद्र त्वयपीतवाहन की उपाधि धारण की थी? ये ध्यान रखिएगा, त्रिसमुद्र त्वयपीतवाहन की उपाधि धारण की थी। आपके ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, अशोक ने, पुष्यमित्र शुंग ने या फिर कालाशोक ने। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ये धारण किया था त्रिसमुद्र त्वयपीतवाहन की उपाधि। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों, अवनों, कुषाणों और पल्लवों को हराया था और उसके घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। इस कारण उसने यह उपाधि धारण की थी त्वयपीतवाहन। कौन सा मिलान सही नहीं है? आपके ऑप्शन है मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म, तत्वार्थ आगमन वैष्णव धर्म से संबंधित है, महापुराण जैन धर्म से, या फिर सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। तत्वार्थ आगमन वैष्णव धर्म से संबंधित नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो देखिए तत्वार्थ आगमन जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ बौद्ध धर्म कर दिया है, तो ये जैन धर्म की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है या फिर कहें तो इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, चंदनदुड़ो, लोथल या रंगपुर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंदनदुड़ो में मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है। नोट्स में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में चंदनदुड़ो से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। इससे सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। कहाँ से पता चलता है? तो चंदनदुड़ो से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कला के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नंद, शुंग, मौर्य, हर्यक राजाओं के समय का सही क्रम क्या था? तो आपके ऑप्शन है हर्यक, नंद, मौर्य, शुंग, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश या फिर शुंग वंश। दूसरा मौर्य वंश, हर्यक वंश या नंद वंश या शुंग वंश। तीसरा नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश या हर्यक वंश, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नंद, शुंग, हर्यक या मौर्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश पहले थे, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश और फिर शुंग वंश। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो हर्यक वंश की समय सीमा 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक थी। नंद वंश की समय 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक थी। मौर्य वंश की समय 321 से 187 ईसा पूर्व तक थी और शुंग वंश की समय कहे तो 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व से थी। ये इसका सही क्रम है, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, ठीक है ना। तो पूरे पीछे से चल रहा है तो इसलिए वो नंबर घटते जाएगा, ठीक है ना। ईसा पूर्व की बात कर रहा है तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र किस युग में लिखा गया था? आपके ऑप्शन है मौर्य युग में, गुप्त युग में, शुंग काल में या फिर कन्नव काल में। इनके शासन काल में लिखा गया था। किनके शासन काल में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल में लिखा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन ये इसका सही है। देखिए नोट्स की बात करें तो अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु चाणक्य ने की, जो पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा की खोज कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कोटबाला, कोटडीजी या फिर खिरसर।
राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में टेराकोटा की खोज हुई थी, टेराकोटा का। एक्सप्लेनेशन देखिए नोट्स इसका जो है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन क्षेत्र है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को दोस्तों। आग में पकी मिट्टी को टेरिकोटा कहा जाता है। आग में पकी मिट्टी को टेरिकोटा कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है वीरसेन, पर्णदत्त, हरिसेन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया था। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? पर्णदत्त को। मौर्य काल के दौरान खानों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? आपके ऑप्शन है द्वारिक, सेनापति, कर्मनंतिका या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्मनंतिका कहा जाता था खानों के अध्यक्ष को। मोंटागोमरी पाकिस्तान में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर चंदनदुड़ो? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, हड़प्पा। मोंटागागरी पाकिस्तान में कौन सा सिंधु घाटी स्थल है, सभ्यता स्थल है? हड़प्पा। नेक्स्ट देखिए, इसका नोट्स की बात करें तो मोंटागोमरी पाकिस्तान के पंजाब में है, यहाँ हड़प्पा स्थल है। तो पंजाब का जो शहर, कुछ शहर इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में, तो इसी पंजाब का जो हिस्सा चला गया वहीं पे हड़प्पा है दोस्तों। नेक्स्ट, बेल्लूर हलेबिदु और सोमनाथपुर के मंदिर किस कला के सर्वोत्तम उदाहरण है? ऑप्शन नागर, द्रविड़, गदग या फिर बेसरा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेसरा कला के सर्वोच्च उदाहरण है। 12वां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त ने या फिर कुमारगुप्त प्रथम ने? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की रचना की थी या फिर स्थापना की थी बिहार के नालंदा जिले में। एक्सप्लेनेशन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने के समय में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुई थी। भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन महापद्मानंद, घनानंद, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महापद्मानंद को कहा जाता है। महापद्मानंद को प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। उसने 345 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी। 14वां क्वेश्चन, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? आपके ऑप्शन ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ या फिर महावीर? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी। एक्सप्लेनेशन देखिए, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे। उनका वर्णन ऋग्वेद में है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे, जिनमें से पहले ऋषभदेव और 22वें अरिष्टनेमी थे। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 24 तीर्थकर थे, 24 में सबसे पहला कौन था? ऋषभदेव, और 22वां जो था अरिष्टनेमी था। ठीक है ना, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनने, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके आते हैं तीर्थकर में, तो जो इंपॉर्टेंट था मैं उसको पढ़ा दिया। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, व्यास, सतलज या फिर सिंधु? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी के तट पर। रावी नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर पाए गए थे। 16वां क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग इटेगिलियो मोहरों का इस्तेमाल करते थे, जो ज़्यादातर नक्काशीदार और जले हुए अस्टीटाटाइट से बने होते थे। एक निर्यात वस्तु के रूप में, सिक्कों के स्थान पर विनिमय के माध्यम के रूप में, बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए ताबीज के रूप में, उनके माल और संपत्ति को चिन्हित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उनके माल और संपत्ति को चिन्हित करने के लिए सिक्के को नक्काशीदार और जले हुए अस्टीटाइट से बने होते थे, जिसका वो प्रयोग करते थे मोहरों को। नोट्स देखिए, प्राचीन हड़प्पा की मोहरों को इस्तेमाल शायद ही उसी तरह किया जाता था जैसे आज है।
पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए या वाणिज्यिक लेन देन के लिए हड़प्पा के मोहरों को उपयोग माल और माल की कीमत को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। सिंधु घाटी स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए सिंधु, बी रावी, या फिर सी ब्यास, या फिर डी सतलज। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रावी। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर और हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक जनजातीय समाज के प्रमुख के रूप में कौन जाना जाता है? आपके ऑप्शन है महिषी, गोपति, कुलापास, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोपति को जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, आर्य समाज के प्रमुख राजन को गोपति का गोप के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है गायों का रक्षक, जबकि प्रमुख रानी को महिषी कहा जाता था। समाज के कुछ हद तक राजशाही रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किससे जुड़ा है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या फिर अथर्ववेद। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद से जुड़ा है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। नोट्स देखिए, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। समस्त ब्राह्मण ग्रंथों के मध्य शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक बृहत्याख्याय मतलब फेमस है। ब्राह्मण ग्रंथों में इसे सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। निम्नलिखित में से 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्तर वैदिक कालीन लोगों के द्वारा किया जाता था? ऑप्शन है टीन, लेड, सिल्वर, या फिर कांस्य। राइट आंसर दोस्तों चारों का उपयोग किया जाता है था। उत्तर वैदिक लोगों के द्वारा चारों धातुओं का उपयोग किया जाता था। टीन, लेड, सिल्वर और कांस्य चारों का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। नोट्स देखिए, उत्तर वैदिक काल में लोग कला और शिल्प के विविध रूपों में लिप्त थे। बाद के वैदिक लोगों को टीन, सीसा, चांदी, लोहा, सोना, कांस्य और तांबे जैसी धातुओं के बारे में पता चला था। पेंडेंट ग्रे वेयर साइट्स पर तांबे की बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से भी परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार के अच्छे वीडियो बनाते रहता हूं। तो आप चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन सिद्धांत विभिन्न दृष्टिकोणों से वास्तविकता का वर्णन करने की प्रणाली को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन सिद्धांत विभिन्न दृष्टिकोण से वास्तविकता का वर्णन करने की प्रणाली को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है अनेकांतवाद, संयातवाद, न्यायवाद, या फिर पंच महाव्रत। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी न्यायवाद। नोट्स देखिए, न्यायवाद जैन सिद्धांत विभिन्न दृष्टिकोणों से वास्तविकता का वर्णन करने की प्रणाली को संदर्भित करता है। न्याय का आशंकीय रूप से सत्य कथन के रूप में समझा जाता है। वे पूर्ण वैधता का दावा नहीं कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? आपके ऑप्शन है हीनयान, महायान, वज्रयान, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता था। नोट्स देखिए, जो लोग बुद्ध के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करते थे और ईश्वर के अस्तित्व को नकारते थे, उन्हें हीनयान के अनुयायी के रूप में जाना जाता था। हीनयान संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है और न ही इसके अनुयायी यह मानते हैं कि बुद्ध भगवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध परिषद में धम्म पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ था? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 बुद्ध काउंसिल हुए थे दोस्तों। बुद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसको मैं किसी अन्य वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। खैर आप इतना जान लीजिए, एक 483 ईसा पूर्व में हुआ था, फिर दूसरा में हुआ था 383 ईसा पूर्व में, तो BC ध्यान रखिएगा, BC बिफोर क्राइस्ट। और तीसरा हुआ था 255 ईसा पूर्व में या 250 ईसा पूर्व में कह सकते हो, और पहला हुआ था और चौथा जो हुआ था पहली शताब्दी में, ठीक है ना।
फर्स्ट एडी में, ईस्वी में। तो जो ये हुआ था दोस्तों, संग्रहण हुआ था कब? ये ऑप्शन नंबर ए, पहली बुद्ध परिषद में कह सकते हैं, या फिर बुद्ध महासंगति में, पहली बुद्ध महासंगति में। ये वीडियो मैं आपको पढ़ा दूंगा किसके टाइम में कौन सी संगतियाँ हुई थी, ये मैं आपको बनाऊंगा एक वीडियो अलग से, तो उसको देखना मत भूलिएगा। देखिए, राजगिरी के निकट सतपर्णी गुफाओं में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें धम्म पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी। ये किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध की शिक्षाओं के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं? बुद्ध, धम्म, संघ या निर्वाण? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें क्या है, 1, 2, 3 तीनों सही है, बुद्ध, धम्म और संघ। तीन पूछा है, 3 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से? बुद्ध स्तंभ, धम्म स्तंभ और संघ स्तंभ। नोट्स में देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ निम्नलिखित हैं। बुद्ध संस्थापक या शिक्षक, धम्म उपदेश, संघ बौद्ध भिक्षुओं या ननों का आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में देवता अध्यक्ष पद का संबंध किससे है? ऑप्शन स्टोर हाउस, क्राउन लैंड्स, क्राउन लैंड्स, प्रथाएं या फिर धार्मिक संस्थान, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक संस्थान, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। नोट्स की बात करें, देवता अध्यक्ष को धार्मिक संस्थाओं से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मारा था? आपके ऑप्शन है बृहद्रथ, वसुदेव कण्व, नारायण कण्व या फिर भूमिमित्र कण्व। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वसुदेव कण्व ने देवभूति को मारा था, जो कि सुंग वंश के अंतिम शासक थे। नोट्स देखिए, सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, उनकी हत्या उनके ही मंत्री वसुदेव कण्व ने की थी, जिन्होंने कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश की स्थापना भी वसुदेव ने की थी दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए। कण्व ने 45 वर्षों की छोटी अवधि के लिए शासन किया था। वह स्वयं को ऋषि कण्व का वंशज मानते थे। 27वां क्वेश्चन, मौर्य काल के बाद निम्नलिखित में से कौन सी कला का विकास हुआ? आपके ऑप्शन है बृहद्रथ, वसुदेव कण्व, नारायण कण्व या भूमिमित्र कण्व। और 27वां क्वेश्चन का दोस्तों गड़बड़ हो गया थोड़ा, तो इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हो। खैर आपका ये यहाँ पे ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन छोड़ दीजिए, आप ये देख लीजिए नोट्स। मौर्योत्तर काल में कला और शिल्प का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। खनन, कपड़ा निर्माण और रेशम बनाई शिल्प में उल्लेखनीय प्रगति हुई। कुछ अन्य कलाएं जो इस अवधि के दौरान विकसित हुई वे थी हाथी दांत का काम, कांच का निर्माण और मानकों का निर्माण करना। देखिए आपका ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, मौर्य काल के बाद निम्नलिखित में से कौन सी कला का विकास हुआ? तो इसमें मौर्य काल के में कला और शिल्प कला का बड़े पैमाने पर विकास हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कपड़ा निर्माण, रेशम बुनाई, ये सब। 28वां देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के चांदी के सिक्कों में चित्र और द्विभाषी किंवदंती थी जो क्षत्रप प्रकारों से प्रेरित थी? आपके ऑप्शन है सातवाहन, कुषाण, गुप्त या मौर्य। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। नोट्स की बात करें तो सातवाहन राजाओं को एक तरफ मध्य इंडो आर्यन भाषा और दूसरी तरफ तमिल भाषा की विशेषता वाले द्विभाषी सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है। नासिक अभिलेख में निम्नलिखित में से किसका वर्णन एक बमहन के रूप में किया गया है? आपके ऑप्शन है सिमुका, पुलुमयी, गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर अग्निशिरी सातकर्णी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। नोट्स देखिए,
नासिक शिलालेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी को एक बमहन के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है एक अद्वितीय ब्राह्मण, और साथ ही खटिया दपनमदा, जिसका अर्थ है जिसने क्षत्रिय के उच्च पद और अभिमान को नष्ट कर दिया हो। 30वां नंबर का देखिए, सातवाहन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन 3 श्रेणी के सामंतों का हिस्सा थे? आपके ऑप्शन राजा, महाभोज, सेनापति या पुरोहित। राइट आंसर दोस्तों, राजा, महाभोज और सेनापति तीनों 3 श्रेणी सामंतों का हिस्सा थे, ये ध्यान रखिएगा सातवाहन काल के दौरान। तो 3 श्रेणी का पूछा गया था, 3 श्रेणी 1 2 3, ठीक है ना, राजा, महाभोज, सेनापति। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखिए, सातवाहन साम्राज्य में सामंतों के 3 वर्ग शामिल थे, जो इस प्रकार हैं। राजा, जिन्हें सिक्कों पर प्रहार करने का अधिकार था, महाभोज और सेनापति। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चीनी सम्राट ने हर्ष के दरबार में 646 ईस्वी में भेजा था? आपके ऑप्शन है फाहियान, हेवेन त्सांग, इत्सिंग, वांग हुएन तसे। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वांग हुएन तसे। देखिए नोट्स की बात करें तो 7वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में चीनी और भारतीय सेनाओं के बीच युद्ध के रिकॉर्ड हैं। चीनी सम्राट ने वांग हुएन तसे को दूत के रूप में हर्ष के दरबार में वर्ष 646 ईस्वी में भेजा था। कामरूप के राजा भास्कर वर्मन ने भी अर्जुन को हराने में वांग हुएन तसे की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विग्रहपाल का उत्तराधिकारी बना है? आपके ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल या फिर न्यायपाल। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नारायणपाल अधिकारी बने थे इसका, विग्रहपाल का उत्तराधिकारी। नोट्स में देखिए, विग्रहपाल का उत्तराधिकारी नारायणपाल हुआ। नारायणपाल ने लंबे समय तक सेवा की और आधी सदी से अधिक समय तक शासन किया। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है, जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया था। इस राज्य में वास्तुकला का बहुत बढ़ाव मिला। 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में से क्या पश्चिमी से आयात किया जाता था? आपके ऑप्शन है धूप, तांबा, नमक या मूंगा। राइट आंसर दोस्तों चारों आयात किए जाते थे, ठीक है ना, पश्चिम से। 1 2 3 4। नोट्स की बात करें, 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के दौरान पश्चिम से आयात में धूप, तांबा, नमक, खजूर, हाथी दांत, पन्ना, मूंगा और घोड़ी शामिल थे। घोड़ों की सबसे अच्छी नस्ल पश्चिमी और मध्य एशिया से भारत आई थी। 34वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कादम्बरी कथा सार लिखा था? आपके ऑप्शन है राजरत्नाकर, जिनसेन, समित्र चरित्र, अभिनंदन। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अभिनंदन। लेखक कादम्बरी कथा सार लिखे थे अभिनंदन। नोट्स में देखिए, अभिनंदन संस्कृत के विद्वान और कवि थे। वह जयंत भट्ट के पुत्र थे। वह कश्मीर के राजा शंकर वर्मा के दरबारी कवि थे, ठीक ना, शंकर वर्मा के दरबारी कवि थे। उन्होंने 9वीं शताब्दी ईस्वी में प्रसिद्ध कादम्बरी कथा सार लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में भव्य रोककट कैलाशनाथ मंदिर, अजंता एलोरा सुने हैं ना आप? कैलाशनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ध्रुव, अमोधवर्ष प्रथम या फिर कृष्ण प्रथम या फिर दंती दुर्ग। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण प्रथम के शासनकाल में एलोरा में भव्य रोककट जो पत्थरों से काट करके कैलाश मंदिर बनाया गया है। नोट्स देखिए, एलोरा में शानदार रोककट कैलाश मंदिर जो वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास स्थित है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने सिलोन श्रीलंका के राजा से अधीनता के कार्य के रूप में 2 मूर्तियां प्राप्त की थी? आपके ऑप्शन है दंती दुर्ग, बी ध्रुव या फिर सी गोविंद द्वितीय या फिर डी गोविंद तृतीय। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गोविंद तृतीय।
नोट्स की बात करें तो गोविंद तृतीय के शासनकाल के दौरान यह माना जाता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य धीरे धीरे केप कोमोरिन से कन्नौज और बनारस से भरूच तक के क्षेत्रों में फैल गया। उन्होंने सीलोन के राजा से अधीनता के कार्य के रूप में 2 मूर्तियां प्राप्त की थी। अमोघवर्ष द्वितीय की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राजा राष्ट्रकूट साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुआ था? आपके ऑप्शन है गोविंद प्रथम, गोविंद द्वितीय या फिर गोविंद तृतीय या फिर गोविंद चतुर्थ। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोविंद चतुर्थ। नोट्स, चिकमगलुर के कलासा अभिलेख के अनुसार गोविंद चतुर्थ अमोघ वर्ष द्वितीय के छोटे भाई थे। वह 930 में अपने भाई की हत्या के बाद राष्ट्रकूट सम्राट बने और फिर 930 एडी में से राष्ट्रकूट साम्राज्य पर शासन किए थे। पूर्वी चालुक्य राजा विष्णुवर्धन का शासन निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है 615 से 633 ईस्वी तक, 620 से 643 ईस्वी, 625 से 653 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 615 से 633 ईस्वी। नोट्स की बात करें तो विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के भाई थे। उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय से अपनी स्वतंत्रता का दावा किया और पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। उसकी राजधानी आंध्र के वेगी में थी। उन्होंने 615 ईस्वी से 633 ईस्वी तक 18 वर्षों तक शासन किया था। 39वां नंबर का क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने किस राजा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था? आपके ऑप्शन है महेंद्र वर्मन द्वितीय, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह वर्मन प्रथम। नोट्स की बात करें तो नरसिंह वर्मन प्रथम महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र थे। उन्होंने 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक पल्लव वंश पर शासन किया था। उन्होंने अपने पिता के कला प्रेम को साझा किया और ममल्लापुरम में महेंद्र वर्मन द्वारा शुरू किए गए कार्य को पूरा किया था। 40वां क्वेश्चन, पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर को निम्नलिखित में से किस राजा ने हराया था? आपके ऑप्शन है वीर राजेंद्र, राजेंद्र द्वितीय, कोलतुंग, अथिराजेंद्र। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र द्वितीय ने। नोट्स की बात करें तो पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर के खिलाफ कोप्पम की लड़ाई में लड़ते हुए, कोप्पम की लड़ाई ध्यान रखिएगा, कोप्पम की लड़ाई में लड़ते हुए राजाधिराज चोल युद्ध के मैदान में मारे गए थे। बाद में राजा राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर को हराया और कोल्हापुर में जय स्तंभ लगाया। निम्नलिखित में से किस हून नेता ने कश्मीर में शरण ली थी? ऑप्शन है तोरमान, अशोधर्मन, मिहिर कुल या फिर बालादित्य। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिहिर कुल ने शरण ली थी। तोरमन का पुत्र मिहिर कुल था। वह हूनों के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। उन्होंने एक विजय का नेतृत्व किया और गंगाधर, उत्तरी और मध्य भारत पर अस्थायी नियंत्रण प्राप्त किया। मिहिर कुल ने कश्मीर में शरण ली और अपने सिंहासन को हथियाने के लिए कश्मीर के शासन को मौत के घाट उतार दिया था। कश्मीर के शासक को मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नाटक राजेश्वर द्वारा लिखे गए थे? आपके ऑप्शन है बाल रामायण, बाल भारत, विद्या सालभंजिका या फिर कर्पूरम मंजरी। राइट आंसर दोस्तों चारों इनके द्वारा लिखा गया था, राजशेखर द्वारा लिखा गया था चारों, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन देखिए, राजशेखर एक प्रख्यात संस्कृत कवि थे, नाटककार और आलोचक भी थे। वे गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे। राजशेखर शब्दों के एक महान स्वामी ने 4 नाटकों की रचना की थी, जैसे बाल रामायण, बाल भारत, विद्या सालभंजिका और कर्पूरम मंजरी। 43वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, चोल प्रशासन में एरिवेरिया निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? आपके ऑप्शन है टैंक समिति, कानून व्यवस्था समिति, न्याय समिति या फिर खाद्य समिति।
राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टैंक समिति। चोल प्रशासन में विभिन्न समितियां थी जो विभिन्न गतिविधियों जैसे कानून और व्यवस्था, न्याय आदि को देखती थी। टैंक समिति को एरिवारिया के रूप में जाना जाता था। यह खेतों में पानी के वितरण की देखभाल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मंदिर चंदेल राजाओं से संबंधित है? आपके ऑप्शन है तिरुपति, खजुराहो, बद्रीनाथ या फिर रामेश्वरम। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं से संबंधित है। नोट्स की बात करें तो मध्य भारत में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। खजुराहो के मंदिरों को चंदेल राजवंश के राजपूत शासकों द्वारा बनाया गया था। कहाँ, किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? चंदेल राजवंश के राजपूतों द्वारा, जिन्होंने 10वीं सदी से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक मध्य भारत पर शासन किया था। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित और शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध कंदरिया महादेव है। कमोबेश समकालीन लक्ष्मण मंदिर का निर्माण 954 ईस्वी में राजा धनगा द्वारा कर्जर प्रतिहार शासकों से स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए किया गया था। इसका लेआउट और बाहरी हिस्सा कंदरिया महादेव के समान है। कंदरिया महादेव भी वहीं पे दोस्तों खजुराहो टेम्पल, एक बहुत लंबा क्या तो चेन टाइप पे मंदिर है, तो बहुत बड़ा एक खजुराहो टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे देवनम प्रिया के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है अशोक, खारवेल, कनिष्क या फिर अमोघवर्ष। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अशोक को जाना जाता था। देवनम प्रिया, जिसे देवनमपिया के नाम से भी जाना जाता है, मगध सम्राट अशोक द्वारा अपने शिलालेखों में इस्तेमाल किया गया था। देवमन प्रिया का अर्थ है देवताओं के प्रिय। यह अक्सर अशोक द्वारा प्रियदासी शीर्षक के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है वह जो दूसरों के साथ दया करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के रूप में क्या जाना जाता था? आपके ऑप्शन है कर्मा, निष्ठा, विरज या फिर अहिंसा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अहिंसा। नोट्स देखिए, अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म। अन्य सिद्धांतों में शामिल है सत्यता, सत्य, चोरी ना करना, आचार्य, ब्रह्मचर्य और गैर अधिकार उपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनाया गया था? आपके ऑप्शन है कैलाश मंदिर, चेनाकेशव मंदिर, आदि कुंभेश्वरी या फिर बृहदेश्वर मंदिर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैलाश मंदिर। तो एलोरा का मंदिर बनाया था राष्ट्रकूट कृष्णदेव प्रथम, कृष्ण राष्ट्रकूट। एलोरा में कैलाश मंदिर एलोरा गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे बड़ा भारतीय रॉक कट प्राचीन हिंदू मंदिर में से एक है। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। कैलाश मंदिर में कई विशिष्ट स्थापत्य और मूर्तिकला शैलियाँ का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभों के शीर्ष पर रखे सिंहों का तराशने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? आपके ऑप्शन है पत्थर, कांच, तांबा या लोहा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पत्थर का प्रयोग किया था सारनाथ स्तंभों के शीर्ष पर रखे सिंहों को तराशने के लिए, ठीक है ना, वो पत्थर से तराशा गया है, सारनाथ में स्थित है। तो देखिए नोट्स की बात करें तो अशोक की शेर की राजधानी 4 एशियाई शेरों की एक मूर्ति है जो एक विस्तृत आधार पर खड़ी है, जिसमें अन्य जानवर शामिल हैं। इसे मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा लगभग 250 ईसा पूर्व में सारनाथ के महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल पर अशोक स्तंभ के रूप में रखा गया था। अशोक स्तंभ के ऊपर रखा गया था। इसका एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व 1950 में भारत के आधिकारिक प्रतीक के रूप में अपनाया गया था 1950 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर लास्ट क्वेश्चन, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे नेक्स्ट डे। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? आपका ऑप्शन है चिके देवराज, कृष्णदेवराय, मयूर वर्मा या फिर पुलकेशिन द्वितीय। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था। हर्षवर्धन
606 से 647 ईस्वी और पुलकेशिन दे दिए 610 से 642 ईस्वी एक दूसरे के समकालीन थे, ठीक है ना, मतलब एक ही समय में ये दोनों राज करते थे। ऐहोल अभिलेख के अनुसार चालुक्य वंश के पुलकेशिन ने कन्नौज के हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी वीडियोस लाता हूं और आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये आप ध्यान में रखना। और भी अब मैं वीडियो 5-7 दिन लगातार लाने की कोशिश करूँगा। आगे दोपहर में 2 बजे तक आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे और रात के 8 बजे के लगभग आपको मॉडर्न इंडिया का एक वीडियो मिल जाएगा।